14 साल का हुआ तो उसके अंदर एक नया रुझान पैदा हुआ। वो राजनीति की तरफ आकृष्ट होने लगा। इसके साथ ही इंद्रियों के परे जो बोध उसे होते थे वो अब घटने लगे। ये बोध फिर उम्र के 25वें साल में जाकर लौटे। अब उसके लिए सिर्फ बाहरी दुनिया मायने रखती थी। उसे सामाजिक न्याय की बहुत चिंता थी। क्रांति उसका प्रिय सिद्धांत हो गया था। ये उसके विद्रोही स्वभाव से मेल खाता था। उन दिनों की मनोस्थिति को वो उग्र विचार प्रक्रिया कहते हैं, जो गरीबी और भेदभाव जैसे मुद्दों के हल खोजने के प्रतिबद्ध थी। उसकी संवेदनाएं शुरुआत में प्रोफेसर रामलिंगम के भाषणों से प्रेरित थी, जो स्कूल में उससे 1 साल जूनियर सहपाठी के पिता थे। उसके 1-2 दोस्त भी उसके जैसी भावनाएं रखते थे। ये ग्रुप बाद में देवानूर महादेव के महान प्रेरणादायक सानिध्य से प्रभावित हुआ। वो मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी थे। महादेव ने एक छोटी लेकिन प्रभावशाली उग्रवादी पत्रिका बंदाया की शुरुआत की थी। बाद में उसका नाम नर्मदाया बंदाया कर दिया गया। 2 साल तक जग्गी नक्सली गुटों को अपना समर्थन देता था। वो कई राजनीतिक प्रचार पत्रिकाओं का ग्राहक बनकर उनको पढ़ने लगा। जब यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ किसी प्रोफेसर के बुरे बर्ताव के कारण छात्र आंदोलन भड़क उठा तो वो भी उसमें कूद पड़ा। हिंसा भड़क उठी और पुलिस को बुलाया गया। जग्गी पूरे शहर में मैनेजमेंट के खिलाफ तीखे पोस्टर लगाने के लिए आगे आया। यहाँ तक कि उसने कुछ पोस्टर पुलिस वैन पर भी लगाने का दुस्साहस किया। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जिसकी कमी जग्गी को कभी महसूस नहीं हुई। इसके चलते वो अपने साथियों से शर्त भी जीत गया। एक पोस्टर चिपकाने का मतलब था 20 रुपए और जग्गी ने पूरे 100 रुपए कमाए। वो बताते हैं, उगते, गप्पे मारते, सिगरेट के कस लगाते पुलिस वाले वैन के अंदर थे। रात के 8 से 10 बजे के बीच का समय रहा होगा। बस इतना ही करना था कि चुपके से जाकर एक पोस्टर चिपकाओ और चलते बनो। थोड़ी दूर जाकर इंतजार करो, बाद में दूसरी दिशा में आओ, दूसरी पोस्टर चिपकाओ और चलते बनो। मैं वैन पर 5 पोस्टर चिपकाने में कामयाब रहा। उनमें से आधे मैंने विंडशील्ड पर और बाकी बोनट पर चिपकाए। मैं तो सारे के सारे विंडशील्ड पर चिपकाना चाहता था, पर ऊपर तक ना पहुंच सका। खैर, मैंने 5 पोस्टर चिपकाए और उस आंदोलन से 100 रुपए कमा लिए। मगर 16 साल की उम्र तक उनका लगाव इससे खत्म हो गया। वो जिनसे ये मुद्दा साझा करता था, उनके आत्म छलावे से उसे बेचैनी महसूस हुई। उनमें से कई लोग अपनी क्रांतिकारी राजनीति और अपनी निजी सुरक्षा के बीच की दरार से जानबूझकर आंखें बंद किए हुए लगते थे। जग्गी ने मार्क्स को पढ़ना और चे गुएवारा को सराहना करना जारी रखा, लेकिन खुद को कठोर वामपंथ से अलग करने का फैसला कर लिया था। उसे लगा कि कोई रचनात्मक विकल्प देखने के बजाय उनमें बस तीव्र आक्रोश और घृणा थी। वर्षों बाद सदगुरु के लिए वो एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब उनसे उम्र में काफी बड़े देवानूर महादेव ने, जो उनके क्रांतिकारी जमाने के हीरो थे, अपने परिवार के साथ उनके एक ध्यान शिविर में हिस्सा लिया। अपनी जिंदगी के राजनीतिक दौर को याद करते हुए वो कहते हैं, मुझे इस रास्ते में कमियां साफ दिख रही थी।
इस दौर में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीख सका, लेकिन इसने मुझे ज्यादा दिनों तक प्रेरणा नहीं दी। मुझ में सक्रिय और गतिशील बने रहने के लिए बहुत उत्साह और जीवंतता थी, लेकिन कुछ भी प्रेरणादायक नहीं था। न कोई शख्स, न कोई ऐतिहासिक या कोई दूसरी विशेष घटना। शायद मैं बहुत घमंडी था, मुझे नहीं मालूम। कुछ सोचकर वो इसकी वजह चीजों के प्रति अपने नजरिए की स्पष्टता बताते हैं, जिसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। मैं कभी भी संदेह करने वाला इंसान नहीं था। मेरे विचार से मेरा सबसे अहम पहलू स्पष्टता था। सभी चीजों के प्रति पूरी स्पष्टता। तो मुझे कमियां इसीलिए दिखी क्योंकि उसमें बाकी ही कमियां थी। मैं उन चीजों को खोज नहीं रहा था। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज को नहीं ढूंढा, मैं सिर्फ देखता हूं और अब वही चीज मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सचमुच आध्यात्मिकता को जानना चाहते हैं तो कुछ भी मत ढूंढिए। लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब ईश्वर की खोज करना है। मैं उन्हें कहता हूं कि कुछ भी मत खोजिए, बस बिना किसी पूर्वाग्रह पक्षपात के देखना सीख ले। तभी आप जान पाएंगे कि असलियत क्या है। एक साधक किसी चीज को नहीं खोजता, वो सिर्फ देखता है। अगर आप में सहजता से देखने का गुण विकसित नहीं होता तो आपको बाकी सब कुछ नजर आएगा, असलियत नहीं। इन्हीं दिनों एक घुमक्कड़ ज्योतिष उनके घर की तरफ आया। जग्गी की माँ अपनी पहली बेटी की शादी की संभावना के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे अंदर बुलाया। लेकिन उन्हें लड़कियों का एक अजनबी से सीधा मिलना पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे जग्गी को उससे मिलने को राजी किया। हालांकि ऐसी बातों में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो बेमन से तैयार हो गया। जब उस आदमी ने परिवार के बारे में तमाम अंदरूनी बातें बताई तो जग्गी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जग्गी की बड़ी बहन के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी बहन के लिए बताया कि अगले मई तक उसकी शादी होगी। जग्गी के बारे में पूछने पर उसने एक विशेषज्ञ की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भविष्यवाणी की कि यह लड़का 37 साल की उम्र में एक मंदिर बनाना शुरू करेगा। एक घोर नास्तिक और मंदिर। जाहिर था कि उस आदमी के ज्योतिष ज्ञान में कुछ कमी थी। घर वालों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। जग्गी तो सबसे जोर से ठहाका लगाया। फिर भी उसकी बहन की शादी अगले साल 25 मई को ही हो गई। बड़ी बहन आध्यात्मिक मार्ग चुनकर रामकृष्ण मिशन के शारदा मठ से जुड़ गई। बहरहाल जग्गी ने मंदिर से दूरी बनाए रखी। उसकी बड़ी बहन का आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला घर वालों को नहीं जचा। मंजू हमेशा से बेफिक्र और थोड़ी फैशन परस्त युवती थी। भौतिकता की तरफ उसके झुकाव को कम करने के लिए डॉक्टर वासुदेव ने उसे अपने साथ स्थानीय रामकृष्ण मठ ले जाने लगे थे। हालात बड़ी तेजी से बदल गए। देखते ही देखते मंजू की कपड़ों की अलमारी में ठसाठस भरी आधुनिक पोशाकों की जगह 4 साधारण साड़ियों ने ले ली। वो रामकृष्ण मिशन बार बार जाने लगी। अचानक आए इस बदलाव से परेशान डॉक्टर वासुदेव और उनकी पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी के लिए शादी के रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, पर मंजू इस बात पर अड़ी हुई थी कि शादी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी दिलचस्पी कहीं और है। एक बार जब माता पिता बेलुरु गए हुए थे तो जग्गी ने मंजू को चुपके से घर के अलमारी से अपनी
स्कूल की लीविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकालते देखा। वो तुरंत भाग गया कि कुछ चल रहा है। जग्गी तो अक्सर घर से भागने की योजनाएं बनाता रहता था, इसीलिए ताड़ गया कि घर छोड़ते समय अपनी पहचान के ये अहम कागजात साथ होना चाहिए। उस दिन जब मंजू टाइपिंग स्कूल जाने के बहाने घर से निकली तो जग्गी ने जाकर उसकी अलमारी देखी। उसकी चारों साड़ी गायब थी। उसको मंजू के आध्यात्मिक रुझान से कोई खास लगाव न था। उसका मानना था कि मंजू का रामकृष्ण मिशन के बजाय क्रांति से जुड़ना बेहतर होता, लेकिन घर से भागने की इच्छा रखने वालों से उसने अपनी सहानुभूति बनाए रखी। मंजू को घर से भगाने में सफल होने के लिए जग्गी ने उसे वक्त दिया। उसके बाद उसी शाम को 5 बजे उसने फोन पर बेलुरु में अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। खलबली मच गई। वासुदेव परिवार उल्टे पांव लौट आया। नाराज परिवार की जोरदार खोजबीन के बाद मंजू के त्रिशूर के शारदा मठ में होने का पता चला। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब ये परिवार की इज्जत बचाने और गुमराह लड़की को वापस घर लाने की बात थी। उन्हें मठ में घुसने नहीं दिया गया तो लौटना पड़ा। वो बेहद गुस्से में थे, लेकिन हार चुके थे। जग्गी को याद है कि उसके पिता उस घटने से टूटकर 3 दिन तक रोते रहे। 1 महीने बाद जब गुस्सा शांत हुआ और उसकी जगह भगवान की इच्छा ने ले ली, तब वासुदेव परिवार मंजू से मिला। वो अब अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट एक ब्रह्मचारिणी थी। उसके माता पिता के पास हालात से समझौता करने के सिवाय और कुछ चारा न था। आखिरकार परिवार में हमेशा से आध्यात्मिक प्रवृत्ति रही थी। उसकी परिणामी के बारे में सोचकर उन्होंने खुद को समझाया। इसके अलावा परिवार में 3 और बच्चे तो थे ही, जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वो दुनियादारी निभाते हुए उनका नाम रोशन करेंगे। उनके भाग्य में और क्या लिखा था, इसकी उन्हें जरा भी जानकारी नहीं थी। एक नया दौर शुरू हुआ। घर में जग्गी के करियर के विकल्प के बारे में बातें होने लगी। तभी एक सुबह जग्गी ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। जब उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी, तब तक उसने 12वीं की परीक्षा पास नहीं की थी। सेना में जाने की फायदा साफ जाहिर था। उसे लगा कि इससे जिंदगी में वो सब मिल जाएगा जो वो चाहता था। हैंड ग्लाइडिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रेकिंग, हाइकिंग जैसा कि बाद में उन्होंने कहा, मैंने तो बस इतना ही सोचा था कि मेरे रोमांचक कारनामों के लिए मुझे पैसे देंगे। शारीरिक क्षमता और रुझान परीक्षा में वो आसानी से पास हो गया। इसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए भोपाल बुलाया गया। इंटरव्यू वाले कमरे में 3 ब्रिगेडियर बैठे थे। बड़ी बड़ी मूंछों वाले, चमकते तमके लगाए हुए। उसके बैठते ही याद दिलाया गया कि उसे बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस तरह शुरुआत ही खराब हो गई। बात आगे और तेजी से बिगड़ती चली गई। ये जानकर कि उसकी भूगोल में दिलचस्पी है, एक ने स्कॉटलैंड की वो जगह पूछी जो मछली पकड़ने के लिए मशहूर है। जग्गी ने जवाब दिया कि उसे नहीं मालूम। साथ ही मस्ती में ये भी कह दिया कि 3 महीने में वो उसको थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ाने लायक हो जाएगा। कहना ना होगा, ये जवाब इंटरव्यू लेने वालों को हजम नहीं हुआ। जग्गी ने बिना ज्यादा निराश हुए सेना में नौकरी करने का सपना छोड़ दिया। उधर घर पर जग्गी के लगातार विरोधी रवैये से डॉक्टर वासुदेव निराश होने लगे थे। वो अपने बेटे को
डॉक्टर बनाना चाहते थे। सदगुरु कहते हैं, इसके लिए वो इतने ज्यादा उत्सुक थे कि जब कभी मुमकिन होता तो बातचीत के दौरान अपने सारे पुराने नोट्स निकाल लेते। अपने समय में वो कॉलेज में प्रथम आए थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तकें संभाल कर रखी थी, बल्कि सारे नोट्स और मरीजों की केस हिस्ट्री भी रखी हुई थी। उन्होंने सब कुछ अपने साफ और छोटे अक्षरों में लिखकर रखा हुआ था। वो हमें बताया करते थे कि मैं ये सब इसीलिए रखा हुआ हूं कि तुम में से कोई एक डॉक्टर बनेगा। जब डॉक्टरी की बात बिल्कुल खत्म हो गई तो इंजीनियरिंग दूसरा सबसे अच्छा विकल्प लगा, लेकिन जग्गी को वो भी नापसंद था। किसी तरह परिवार की लाज रखने वाली साइंस और कॉमर्स की डिग्रियां लेना भी जब उसने नामंजूर कर दिया तो पिता बहुत परेशान हो गए। क्या ये लड़का कभी भी समझदार नहीं होगा? कभी भी अपना रवैया नहीं सुधारेगा? जग्गी का अगला फैसला माता पिता की चिंताओं को कम करने वाला नहीं था। उसने औपचारिक शिक्षा को छोड़ मशहूर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपने आप पढ़ने का फैसला किया। वो सुबह 9 बजे घर से निकल जाता और रात 8 बजे से पहले घर ना लौटता। जिस घर में उसे कुल का कलंक समझा जाता हो, वहां समय बिताने का कोई तुक भी नहीं था। जो खाने की शौकीन रहा हो, उसे उस साल अपने आहत स्वाभिमान की वजह से अधिकतर भूखा ही रहना पड़ा। नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही उसका एकमात्र सहारा हुआ करती थी। उसने हर चीज पढ़ी। इसमें होमर, थॉमस मोर, पश्चिमी दर्शन और लोकप्रिय मैकेनिक्स भी शामिल थी। मैकेनिक्स के अध्ययन से उसे हैंग ग्लाइडर बनाने की प्रेरणा मिली। मैंने इसे बस और कहीं से हाथ लगे पैराशूट सिल्क से बनाया। इसके बाद नंदी हिल्स से उड़ान भरने का कोशिश की। उसने उड़ान तो भरी, लेकिन वो उम्मीद से पहले ही नीचे आ गया। इस कोशिश में उसकी दोनों टखने टूट गए। वर्षों बाद उसने एक अंग्रेज पायलट से हैंग ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ली और आखिरकार उड़ान भरने में सफल हुआ। वैसा कोई समस्या नहीं थी। जग्गी हमेशा ही साधन संपन्न रहा है। उसने अपने फितूर के किसी भी काम पर खर्च के लिए माता पिता से कभी मदद नहीं ली। कबूतर पालने, पीठ के बल पानी की टंकियों पर चढ़ने और ऊटी से लाकर गाय बेचने जैसे गैर परंपरागत हुनर उसे काफी आमदनी करा देते थे। एक वक्त था जब उसके पास नगद 65,000 रुपए थे। एक किशोर के लिए यह अच्छी खासी रकम थी। उसके पैसे अक्सर सामूहिक साइकिल अभियान और अपनी साइकिल की टिप टॉप रखने में खर्च होते थे। काफी पैसे उसने साइकिल में मॉस्को जाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए अलग रखे थे। 1 साल तक किताबी कीड़ा होने का आनंद उठाने के बाद जग्गी कॉलेज जाने को राजी हो गया। आखिरकार अपनी माँ के आंसुओं के सामने वो हार गया। न कि जग्गी के ग्रेजुएट ना हो पाने के पिता के दुख की वजह से, क्योंकि घर में बाकी सब ग्रेजुएट थे, लेकिन वो क्या पढ़ेगा, इसके लिए वो अड़ा रहा। उसकी जिद थी कि या तो वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ेगा या फिर कुछ नहीं। भला कितना कविताएं पढ़कर तुम अपनी रोजी रोटी कैसे कमा पाओगे? सदा से व्यवहारिक पिता ने पूछा। लेकिन जिसके पास पैसे कमाने की योजनाओं की कमी कभी ना रही हो, उसके दिमाग में रोजी
कि सवाल कभी फटकते ही नहीं थे। जग्गी ने कहा, या तो साहित्य या फिर लाइब्रेरी की ओर वापसी। इस बात पर पिता को लगा कि साहित्य फिर भी थोड़ा बेहतर है। जग्गी अगले 3 साल तक सिर्फ दिखावे के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी के एक छात्र था। उसने साफ बता दिया था कि वो शाम वाली कक्षाओं में ही जाया करेगा। शाम की पढ़ाई 6 बजे से रात 9:30 बजे तक होती थी। मैंने तय कर लिया था कि दिन का वक्त खुद के लिए रखूंगा और शाम माता पिता के लिए। एक बार फिर उसका वक्त कक्षा के मुकाबले ज़्यादा बाहर बीतने लगा। वो अपनी एक शिक्षक का भी लाडला नहीं बन पाया। जब उसने कक्षा में खड़े होकर कहा कि वो अपने नोट्स फोटोकॉपी कराने के लिए दे दे, इससे शिक्षक की डिक्टेशन देने की तकलीफ भी कम हो जाती और साथ ही जग्गी की कक्षा में बैठने की भी। वो कहते हैं, मैंने देखा कि कक्षा में केवल डिक्टेशन ही होता था और मेरा इरादा स्टेनोग्राफर बनने की कतई नहीं था। मेरे दिमाग में हर समय लाखों सवाल हुआ करते थे। मैं हमेशा उनके जवाब देने वालों की तलाश में रहता था। इसलिए मैंने कहा कि मैं नोट्स लिखने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मेरे पास सवाल है, क्या आप उनके जवाब दे सकती हैं? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी कि उसके प्रोफेसर खुशी खुशी अगले 3 साल के लिए उसे हाजिर लगाने से मुक्त करने को तैयार हो गए। कक्षा में उसके मौजूद रहने से माहौल बिगड़ता ही था। इसीलिए मैंने अपने शिक्षकों से एक समझौता कर लिया था। महीने के हर दिन वो मेरी हाजिरी लगा दिया करते थे। महीने के आखिरी दिन हाजिर रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। सिर्फ उस दिन मैं कक्षा में आकर निश्चित कर लेता कि वो समझौता का पालन कर रहे थे या नहीं। कक्षाओं में हाजिरी मिल जाने के बाद उसे बस इम्तिहान देने के लिए जाने की जरूरत थी। जब भी मुमकिन हुआ उसने इम्तिहान दिया, लेकिन एक बार ये संभव नहीं हो पाया। मैं अंडर ग्रेजुएशन के दूसरे साल में था। इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैच चल रहा था। मैंने सोचा कि आधा घंटा मैच देखकर इम्तिहान देने चला जाऊंगा। मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां बैठकर मैं मैच देखने लगा। देखते देखते मैं इतना खो गया कि मैच के खत्म होने तक देखता रह गया। जब जाकर मुझे मालूम हुआ कि इम्तिहान भी खत्म हो चुका था। 1-2 शिक्षक ऐसे भी थे जिनकी कक्षाएं उसको प्रेरणा देने वाली लगती थी। वो उनके लेक्चर सुनता, बाकियों को छोड़ देता। मैंने अंग्रेजी साहित्य ये सोचकर चुना था कि ये मेरे क्रियाकलापों में कम दखल देने वाला होगा। वो हंसते हैं। मैंने सोचा कोई दूसरा विषय मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देगा। मैंने सोचा था साहित्य का मतलब है कि मैं बहुत सी कहानियां और कविताएं पढ़ सकता था, लेकिन साहित्य के साथ मुझे समाजशास्त्र और भूगोल भी पढ़ने पड़े। भूगोल मुझे पसंद नहीं था। ये उस ग्रह के बारे में था जिस पर हम विचरण करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र तो पूरी तरह से लोगों की राय के बारे में था। ये मुझे इतना ज्यादा बेवकूफ़ी भरा लगता था कि मैं इस कक्षा में जाता ही नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि हाजिरी कैसे दर्ज होती है। मेरा नाम जे से शुरू होता है, लिहाजा ये पहले 3 मिनटों में ही पुकारा जाता था। कक्षा में 3 मिनट रुकना जरूरी था। वो 3 मिनट भी बहुत लंबे लगते थे।
उसके बाद मैं खिड़की से निकलकर चला जाता। खिड़कियां दरवाजों से बड़ी हुआ करती थी तब। समाजशास्त्र की शिक्षिका ने मुझसे कहा कि ये बहुत असामान्य व्यवहार है और मैं बच्चों जैसी हरकतें करता हूँ। खिड़की से बाहर निकलना कोई मामूली सी चीज नहीं बल्कि असामान्य था। मेरे लिए खिड़की से निकलना असामान्य नहीं बल्कि बस एक सुविधाजनक तरीका था। लेकिन उस दिन से मैंने दरवाजे से ही जाना शुरू कर दिया। जग्गी खुशी खुशी बगीचे में चला जाता। इस दौरान समस्याओं का समाधान सुझाने वाले एक अनौपचारिक मनोचिकित्सक के तौर पर भी उसकी मांग बढ़ने लगी। उसे ये काफी आसान लगता था। वो लोगों की बातें ध्यान से सुनता और अपने स्पष्ट नजरिए से अलग अलग मसलों पर सही सलाह दिया करता। वो याद करते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र हर तरह के मसले लेकर आते। पढ़ाई के मसले, यूनियन के मसले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली समस्याएं और घर की परेशानियां। जल्द ही विश्वास नहीं होता कि युवा लोग भी इतनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही समस्या पालने का हक है, मगर जब आप जवान होते हैं तो बुजुर्गों से मूर्खता और युवाओं से जीवन के प्रति सहज सजग रहने की उम्मीद करते हैं। तो मैं वहां बैठा रहता और उलझन से भरे उन प्राणियों को अपनी समस्याएं लेकर आते देखता रहता। मैं ही एक ऐसा जक्की था जिसे कोई समस्या नहीं थी। मैं उनकी हर समस्या का अपने ही तरीकों से निराला हल बताता। फिर भी उन अनोखे सुझावों में से कुछ में इंसानियत साफ झलकती थी। शुरू में मुझे लोगों की बेवकूफियों पर गुस्सा आया करता था, लेकिन मैं उलझन से भरे उन प्राणियों की समस्या सुनते सुनते उनसे हमदर्दी करने लगा। मैं उनकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। मैं जानता था कि ये बेवकूफ़ी है। चाहिए तो ये था कि मैं उनकी सिर पर ठोककर उन्हें बताऊं कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, लेकिन किसी वजह से मेरा गुस्सा हमदर्दी में बदलने लगा। इसी दौरान जग्गी ने अपने जैसे मोटरसाइकिल वाले सनकी साथियों का गुड़ बना लिया। हम लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर ही रहते थे। हम इनके लिए पागल थे। हम हर पल इनसे चिपके रहते थे। हम अपना सारा वक्त इंजन से छेड़छाड़ करते हुए इस उम्मीद में बिताते कि इस मशीन को कुछ और तेज चलाया जा सके। कैंपस ग्राउंड में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सहज ही हमारा एक फोरम बन गया। किसी ने इसका नाम बनियान ट्री क्लब रख दिया और ये नाम चल निकला। किसी दूसरे दोस्त ने एक पत्रिका निकालने का सुझाव दिया और देखते ही देखते ये मासिक पत्रिका की तरह प्रकाशित होने लगी। क्लब का सीधा सा सिद्धांत था, ये सब हम लोग मौज मस्ती के लिए करते हैं। इसने तमाम तरह की बहस में हिस्सा लेने की इच्छुक साथियों को आकर्षित किया। चर्चा में जावा मोटरसाइकिल से लेकर दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाए तक का शामिल था। हम सब इस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए घंटों बात करते थे। सदगुरु बताते हैं, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी अलग नहीं होते थे। ऐसा करना तो हमारे लिए अधर्म की बात होती। इस तरह अनौपचारिक रूप से इकट्ठा होना किसी क्लास में जाने से ज्यादा समझदारी भरा लगता था। वो कहते हैं, असल में मैं घमंडी नहीं था। बात शायद मेरे बर्ताव की नहीं बल्कि नजरिए की थी। ये कुछ दूसरों से
ये कहलाने जैसा था कि जीवन के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मैं जानता था कि मोटरसाइकिल चलाने या पैसा कमाने के लिए मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर और कुछ कारगर नहीं हुआ होता तो मैंने मोटरसाइकिल गैराज शुरू कर दिया होता। हाल ही में उन्होंने इस बात को फिर एक सत्संग में उठाया। मैंने हमेशा यही माना कि दरवाजे आपके लिए आपकी डिग्रियों की वजह से नहीं, दरवाजे आपके लिए आपकी डिग्रियों की वजह से नहीं, बल्कि आप जो हैं उसके कारण खुलते हैं और खुलने चाहिए। जिंदगी को लेकर जग्गी का नजरिया इतना लापरवाही भरा नहीं था जितना बेनियन ट्री क्लब का मजाकिया सिद्धांत बताता है। एक बार उसका कोई दोस्त किसी ट्रक से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया। उसका भेजा फटकर बाहर आ गया और उसकी खोपड़ी के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। जग्गी ने सभी टुकड़ों को उठाया और अपने दोस्त को लेकर अस्पताल भागा। उसका सिर खुल गया था और उसकी खोपड़ी के टुकड़े उस जगह बिखरे पड़े थे। मैंने उन सबको उठाकर अपनी जेब में रखा और उठाकर आपातकालीन वार्ड में ले गया। वहां बहुत शोर शराबा था। जग्गी को अस्पताल में दुर्घटना संबंधित लाल पिताशाही का सामना करना पड़ा। उसे नियम कानून से जुड़े कई सवालों के जवाब में झांसा देकर काम चलाना पड़ा ताकि इलाज जल्दी शुरू हो सके। इसके बाद आपातकालीन ऑपरेशन के लिए खून का इंतजाम करने के लिए उसको जमीन आसमान एक करना पड़ा। उसका दोस्त उस रात जिंदा तो था पर उसकी हालात बहुत गंभीर लेकिन स्थिर थी। अगली सुबह मैं बुरी तरह से थका हुआ घर पहुंचा। मैं नहाने जा रहा था तभी अपनी जेब टटोली तो पाया कि उसकी खोपड़ी के सारे टुकड़े मेरे जेब में ही थे। मैं उन्हें डॉक्टर को देने भूल गया था। मैंने वापस जाकर डॉक्टर को बताया कि उसकी खोपड़ी के टुकड़े मेरे पास हैं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसकी पट्टी कर दी है, उसे पहले स्थिर होने दो तब हम देखेंगे। खैर जो मेरे पास था उसने ले लिया। मेरी जेब में 3 टुकड़े थे। उन्होंने उस लड़की को बेलुरु के एक बड़े अस्पताल में भेजने की कोशिश की लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दी। इस अनुभव से जग्गी और उसके युवा दोस्त को आपातकालीन वार्ड मैनेजमेंट दल बनाने की प्रेरणा मिली। इसके तहत शहर के प्रमुख अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कम से कम एक स्वयंसेवी के लगातार मौजूद रहने का इंतजाम किया गया। जो ही किसी दुर्घटना में घायल इंसान को अस्पताल में दाखिल कराया जाता, उस स्वयंसेवी का काम उस घायल इंसान की जिम्मेदारी लेना था। वो स्वयंसेवी उस घायल से जान पहचान होने का दावा करता और उसके पास से मिलने वाली जानकारी के आधार पर उसके परिवार से संपर्क करता। वो दल लगभग 1.5 साल तक सक्रिय रहा। खुद जग्गी को दुर्घटना के शिकार 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराना याद है, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 2 की जान बच गई। उसके कॉलेज के दिन ऐसी ही अराजक और सामाजिक जिम्मेदारियों का अनोखा मेल रहे। जग्गी के नजरिए से दोनों के बीच असल में कोई फर्क नहीं है। आज भी वो करुणा और हमदर्दी के लिए ही किसी नैतिक आचार संहिता के होने की जरूरत महसूस नहीं करते। उसके दिन व्यस्त रहा करते थे। उसे
दोस्तों की कमी कभी नहीं हुई। उसके ट्रेकिंग वाले दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, मोटरसाइकिल पर सवार करने वाले दोस्त थे। अलग अलग गतिविधियों के लिए मेरे पास अलग अलग दोस्त थे। अगर मैं जंगलों में ट्रेकिंग पर जाता तब मेरे दोस्त का एक गुण था। जब मैं शहर में मोटरसाइकिल की सवारी करने निकलता तो मेरे उन दोस्तों का गुण दूसरा था। उनमें से हर एक ग्रुप में मैं अलग तरह का इंसान होता था। कई जगहों पर लोग मुझे चुप रहने वाले इंसान समझते थे, लेकिन कुछ जगहों पर लोग मुझे बातूनी और मस्त मौला मानते थे। कुछ जगहों पर लोग मुझे अंतर्मुखी समझते थे और कुछ दूसरी जगहों पर बड़ा जोशीला। मैं जिस ग्रुप में साथ होता उसी पर यह निर्भर करता, लेकिन उसे एहसास था कि उसकी तरफ से ये दोस्ती किसी गहरी भावनात्मक जरूरत के बजाय उनके संग साथ का मजा लेने के लिए थी। उन्हें याद है कि एकांत और दोस्तों का साथ दोनों ही उनको अच्छे लगते थे। वो जानता था कि उसके कुछ दोस्तों की बुद्धि उससे पैनी है, लेकिन उसे काफी पहले से ही ये एहसास था कि उसकी स्पष्टता दूसरों से कई ज्यादा है। उसमें कोई श्रेष्ठता की भावना नहीं थी। वो आगे बताते हैं कि उनमें विरक्त वेदांती जैसी कोई बात कभी ना थी। बस इतना ही था कि जब कभी वो अपने संगी साथियों के साथ शामिल होते तो उनसे कोई खास उम्मीद नहीं रखते थे। यही बात अपने परिवार वालों के साथ उनके संबंध पर भी लागू होती थी। मेरे आसपास बहुत लोग हुआ करते थे। उनमें से बहुत से लोग मुझे प्रिय थे, लेकिन भावनात्मक सहारे के लिए मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। मुझे कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरी जिंदगी शायद हमेशा दो स्तरों पर रही है। एक स्तर पर मैं अपनी उम्र के हिसाब से रहने की कोशिश कर रहा था। दूसरे स्तर पर मैं इतना बूढ़ा कि वो चुप हो जाते हैं। शायद वो किसी रहनुमा या दास्तां जैसी नहीं लगना चाहते थे। कुछ देर रुक कर वो कहते हैं, ज्यादातर मैं उन्हें धुंधली, आधी रोशनी, आधी परछाई जैसी आकृतियों की तरह चलते फिरते देखता था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि ये आध्यात्मिक सा लगता है, जबकि मैं किसी भी तरह से आध्यात्मिक नहीं था। वो मुझसे जुड़े थे, लेकिन मैं उनसे जुड़ा नहीं था। उस स्थिति का मैं सबसे करीबी बयान ऐसे ही कर सकता हूँ। शायद इसी वजह से उनकी दिलचस्पी यूरोपियन अस्तित्ववादी लेखकों को पढ़ने में थी। मुझे 14 साल की उम्र में ही कामू की द आउटसाइडर पढ़ना शुरू किया था मैंने, और ये मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगा था। मिसाल के लिए, जिस तरह से उनका नायक माँ की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, वो मैं तुरंत समझ गया। अगर माँ मर जाती है, जैसा कि हमेशा होता है, तो इससे दुनिया तो खत्म नहीं हो जाती। अधिकतर लोग दुख के बजाय अपराध बोध से ज्यादा पीड़ित होते हैं। हालात को संभालने के नजरिए से हिंदू रीति रिवाजों में शोक में डूबे हुए लोगों को मौत के फौरन बाद बहुत से कर्मकांड में लगा देने का तरीका मुझे हमेशा इसी वजह से चतुराई भरा लगा। जब जग्गी सिर्फ 7 साल का था, तब उसके दादाजी की मौत पर शोक प्रकट करने आए लोगों को उसने
बिना किसी दुख के ये कहकर चौंका दिया, आखिरकार वो बूढ़े थे, उनको तो मरना ही था। क्या ये संवेदनहीनता थी? ये बड़ी बुद्धिमानी वाली बात थी। ये कोई नहीं तय कर पाया। एक असहज सन्नाटा छा गया था। स्वाभाविक संवेदनशीलता के बावजूद जिंदगी चलाने के लिए जग्गी के रवैये में कायरता या डर जैसी कोई चीज नहीं थी। शांति उसे पसंद थी, लेकिन वो अकर्मण्य कतई नहीं था। एक शाम अपने पिता के पुराने मर्फी रेडियो पर वो रेडियो ऑस्ट्रेलिया पर पश्चिमी संगीत सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको पर्दे के छल्लों के टकराने की आवाज सुनाई दी। असल में एक चोर चुपके से घर में घुस आया था। वो उससे 12 फुट से भी कम दूरी पर खड़ा था। पर्दे धोने के लिए निकाल लिए गए थे। जब चोर ने दरवाजे की चौखट को पकड़ा तो स्प्रिंग वायर हिलने से छल्लों की आवाज आई। मुझे याद है, वो लंबा चौड़ा आदमी था। उसने अपनी पैंट को घुटने तक मोड़ा था। जग्गी ने चोर के मुकाबले कई ज्यादा फुर्ती दिखाई। उसने पास रखा एक लोहा का फूलदान उठाकर चोर के सिर पर जोर से मारा। चोर चकराकर कुछ पल के लिए जमीन पर बैठ गया, फिर उठकर भाग खड़ा हुआ। उसके सिर से वहां खून फर्श पर गिर चुका था। जग्गी पड़ोस के मकान से अपनी मां को बुलाकर लाया और बड़े इम्तिनान से उन्हें चोर के बारे में बताया। जहां एक तरफ ये बात मां को बहुत घबरा देने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ 11 साल का बालक अपने कारनामे से पूरी संतुष्ट था। जैसे कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस का कमाल था। उन्होंने जीवन से जो कुछ भी सीखा वो खुद के तजुर्बे पर आधारित था, ना कि दूसरों से बटोरा हुआ। 17 साल की उम्र में घर की छत पर खाली हाथों से एक बंदर को मार डालना उनको याद है। किस बात ने उसे उकसाया? असल में बंदर ने उस पर हमला कर दिया था। ये घटना मेरी माँ के मायके चिक्का बल्लापुर की है। मैं छत पर था और बंदर एक बिजली के खंभे पर बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखकर मुंह बनाया। जवाब में मैंने भी मुंह बना दिया। वो प्राणी फौरन मुझ पर कूद पड़ा। वो सीधा हमला था। मैंने उसके गले पकड़ लिया और तब तक कसकर पकड़े रहा जब तक मेरा अंगूठा उसमें धंस नहीं गया। मैं उसी तरह से उसका गला दबाए रहा जब तक कि उसका सारा विरोध खत्म नहीं हो गया। बाद में मैंने उसे बागीचे में दफन कर दिया। घर वाले फुसफुसा रहे थे कि लड़के ने एक हनुमान को मार दिया, लेकिन जग्गी को इसमें कोई नैतिक उलझन नहीं हुई। उसने बस वही किया था जो किया जाना था। 8 साल की छोटी उम्र में जब उसको अपने दादा के घर में दोपहर के भोजन के लिए मुर्गा मारने को कहा गया तो इस हुक्म को मानने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। मेरा
मेरे पिता के यहाँ चिकन बाजार में खरीदा जाता था, लेकिन दादाजी के घर में परिवार के लिए लड़कों से मुर्गा मारने की उम्मीद की जाती थी। इसीलिए मुझे एक मुर्गा मारने के लिए करके अहाते में भेजा गया। इसका तरीका आसान था। आप जानवर के जरा शांत होने का इंतजार करें और फिर अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दे। ये इतनी फुर्ती से किया जाता कि मुर्गे को पता ही नहीं चल पाता कि कब उसकी मौत हो गई। इस काम के बारे में जैसा उसने सोचा था, उससे कुछ ज्यादा महारत की जरूरत थी। उन्हें इस हत्या के समय अचानक निकलने वाली ऊर्जा से सरोवर हो जाना याद है। जग्गी कुछ दूर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो थोड़ा अस्वस्थ सा महसूस करने लगा। उसे ये समझ में आया कि किसी की जान लेने में जितना वो सोचता था, उससे कहीं ज्यादा कुछ लगता है। ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं था। वो कहते हैं, बात बस इतनी थी कि मैं जीवन ऊर्जा के इतने बड़े विस्फोट के लिए तैयार नहीं था। इससे मेरे सिर चकराने लगे। अगर किसी जानवर को खाने से पहले उसे खुद मारना जरूरी हो, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग मांसाहारी रह जाएंगे। जग्गी में इस भावना रहित रवैये के साथ साथ जानवरों के लिए सच्ची करुणा भी थी। उन्होंने उसे अपने पालतू कुत्ते के साथ देखा है। वो इसकी पुष्टि करेंगे जब उसके बचपन के कुत्ते रूबी को, जो सिर्फ मेरा था, नैन्सी की तरह नहीं, जिससे वो चारों भाई बहन हिले मिले हुए थे, चमड़ी की कोई बीमारी हो गई, तो जग्गी अपने पिता की इस बात से राजी नहीं हुआ कि उससे छुटकारा पा लिया जाए। उसे जड़ी बूटी के एक इलाज का पता चला। रोज वो पास की एक पहाड़ी से जड़ी बूटी तोड़ लाता, उसका लेप बनाकर कुत्ते के शरीर पर लगाता। अंत में कुत्ता मर गया, लेकिन जरूरी देख और इलाज की कमी से नहीं। कई वर्षों के बाद जब वो एक खेत के मालिक बने, तब खेत जोतने के लिए उनके पास एक जोड़ा बैल था। मैंने बैलों की खुरों में नाल न ठुकवाने का फैसला किया। मुझे ऐसे निर्दयी बर्ताव से नफरत थी, जिसमें खुरों की नाल ठोकने के लिए उन्हें गिराकर उल्टा लिटाया जाता था। लेकिन ये करुणा उनको महंगी पड़ी। उन्होंने पाया कि बैलों के खुर घिस गए हैं और वो काफी तकलीफ में है। मेरे पास 2 लंगड़े बैल थे जो काम नहीं कर पाते थे। मैंने उनके पैर में नाल ठुकवा कर उन्हें अपने पास रख लिया। आखिर में मैंने खेत बेच दिया और साथ ही में बैल भी। मैंने अपने बैलों को कसाई घर में कभी नहीं बेचा। उनके बूढ़े और नाकारा हो जाने के बाद भी मैंने उनको अपने पास रखा। जवानी के दिनों में जग्गी ने अपने हिस्से का रोमांस भी किया। वो 19 साल का था जब उसे पड़ोसी की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया।
वो दोनों चोरी छिपे अपने जादुई लम्हे कविताएं सुनाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बिताते। ये रिश्ता प्रगाढ़ होता गया और कुछ सालों तक चला। ये रिश्ता गुप्त ही रहा और किशोर उम्र के दूसरे कई प्रेम संबंधों की तरह ये भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। अंत में उसकी शादी कहीं और तय हो जाने पर यह रिश्ता अचानक खत्म हो गया। ये जग्गी की जिंदगी का एक नया मोड़ साबित हुआ। अब तक के लिए तजुर्बों से कई बढ़ा, जहां इस घटना से उसकी अंदरूनी यात्रा की शुरुआत में मदद मिली। वही उस वक्त ये एक दिल टूटने वाली बात थी जिसमें निराश और हार जाने का गहरा एहसास था। मुझे बस चोट ही नहीं पहुंची थी, मैं उजड़ गया था, सब कुछ बिखर गया था। इसने मुझे अपने भीतर एकदम नए आयाम में पहुंचा दिया। अगर आप कुछ हद तक टूट जाते हैं तो इससे तकलीफ होती है। जो कुछ बच गया होता है वो पीड़ा दे सकता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं तो ये आपको शून्य में पहुंचा देती है। बाद में ये एहसास होता है कि ये शून्य नहीं है, ये तो आपके अपने विचार है, तुम्हारी ही कल्पना है जो टूट चुकी है। इस बिछुड़ने के बाद उसने खुद को एक कवच में समेट लिया। एक हफ्ते तक घर में किसी से बात नहीं की, जो माँ के लिए काफी चिंता की बात थी। बाद में उसने एक के बाद एक कई दूसरी लड़कियों से रोमांस किया। उनमें से कई तो उसकी प्रेमिका की सहेली भी थी। मैंने कहा कि ये तो बदला लेना जैसा है। वो इस बात से सहमत नहीं हुए। कोई बदले की भावना नहीं थी। मैंने गंभीरता त्याग कर चंचल को चुना। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं हर तरह से खुद को नकार क्यों रहा हूँ, जिसका अब वजूद नहीं है। उसकी वजह से मैं खुद को क्यों नकार रहा हूँ। अगर ये रिश्ता ना भी होता तो भी मैं शायद इसी तरह से होता। ये तीव्र भावनाओं का दौर और बड़ी जल्दी गुजर गया। जब ये खत्म हुआ, इसने मुझे शून्य और जड़ बना दिया था। सब कुछ ढह गया था। शायद कहीं मैं ये महसूस करने लगा था कि अपना जीवन किसी के इर्द गिर्द या खुद अपने इर्द गिर्द जीना निरर्थक है। आप और दूसरा शख्स दोनों ही आपकी कल्पना का हिस्सा है। मैं हमेशा सोचता था कि खुद अपने इर्द गिर्द जीवन खड़ा करना बेईमानी है, लेकिन कुछ अरसे तक किसी दूसरे के आसपास जीवन बुनना बहुत अच्छी बात लगती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन जीने के लिए है, न कि गढ़ने के लिए। इस एहसास में कोई मायूसी या कुंठा नहीं थी। मैंने पाया कि जीवन तो चलता रहता है, आप इसमें जितना हो सके उतना हिस्सा लें, लेकिन मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन जैसी बातों से आप ऐसी चीजों के आसपास ढांचे खड़े करने लगते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। जब जग्गी अपने प्रेम प्रसंगों की बात से बाहर निकला, तब उसमें प्रेम की कई ज्यादा गहरी, ज्यादा परिपक्व समझ थी। ऐसी समझ जो ना तो गैर जिम्मेदाराना थी और ना ही आदर्शवादी। अब वो अपने असफल प्रेम को भी एक परोक्ष वरदान की तरह देख सकता था। वो कहते हैं,
भगवान का शुक्र है कि उस लड़की ने ये संबंध इतनी जल्दी तोड़ दिया, वरना मैंने अपना सारा जीवन इसी तरह बिताया होता। बाद में मैंने प्रेम, सहभागिता और प्रतिबद्धता को अपने संबंधों का आधार बनाया, लेकिन उनके इर्द गिर्द अपना जीवन कभी नहीं गढ़ा। एक बार देर रात तक चली बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड का रूप रंग उस औरत से बिल्कुल मिलता जुलता था जिसे वो 3 जन्म पहले बहुत करीब से जानते थे। काफी बाद में उनको एहसास हुआ कि उसका कद और बनावट बिल्कुल संभवी जैसी थी जो उस जन्म में सपेरे बिलवा की प्रेमिका थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस संयोग ने उनको किसी ऊर्जा के स्तर पर भ्रम में डाल दिया था? क्या इसी वजह से इस जिंदगी में वो उसकी तरफ आकर्षित हुए थे? वो जरा देर को रुके और इसे पुनर्जन्म का भावुक रोमांस ना समझने के लिए सावधान किया। इस समय यह संबंध ही मेरे लिए सब कुछ था। वो धीरे से बोले, और मैं इसे किसी दूसरी चीज से नहीं जोड़ना चाहता जो इस बात से भिन्न हो। अगर हम पिछले जन्म की बात बीच में लाकर इसे छोटा ना बनाए तो बेहतर होगा। वो मानते हैं कि अब उनको मैसूर के कॉलेज के समय के कुछ दोस्तों से मिलकर बड़ा अटपटा लगता है। इनमें से कुछ अपने करियर में सफल रहे हैं, जबकि कुछ उतने सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब जो बात उनको खटकती है वो ये है कि वो सभी दुनिया से कितने थके हारे और निर्जीव से जान पड़ते हैं। वो उन सभी को काफी जोशीले युवकों के तौर पर याद करते हैं। कुछ की तो खूबसूरत लड़कियों पर नजर रहती थी, पर अब काम के बोझ, परिवार की जिम्मेदारियों और अधेड़ उम्र के तकाजे के चलते उनमें जीवन का सारा उत्साह ही खत्म हो गया है। वो सभी अब जग्गी का आदर करने के लिए प्रति सावधान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक दोस्त से आध्यात्मिक गुरु बन गए इंसान से मिलने पर किस तरह से सामाजिक शिष्टाचार का पालन करें। उस दोस्त में जीवन का आनंद और जोश देखकर उन्हें और भी अटपटा लगता है, क्योंकि ये किसी भी तरह उनके दिमाग में बसी गुरु की छवि से मेल नहीं खाता। इस वजह से वो बीते दिनों के सखा भाव को फिर से जिंदा नहीं कर पाते। सदगुरु कहते हैं, विडंबना ये है कि मैं तो नहीं बदला, लेकिन वो बदल गए हैं। वो कहते हैं, जब हमारी मुलाकात होती है तब वो लोग काफी असहज हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल सहज हूँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा जीवंत हूँ। लेकिन आमतौर पर वो लोग बहुत गंभीर हो गए हैं। उनके पास परिवार, बच्चे, काम धंधे, यानी वो सब है जिसे वो खुशी का सामान समझते हैं। लेकिन वही सब चीजें अब उनके लिए बोझ बन गई है। वो हंसते हुए आगे कहते हैं, और वो विश्वास नहीं कर पाते कि मैं अब भी हंसता हूँ, मजाक करता हूँ और बातें करता हूँ। ऐसे मौकों पर वो अपनी सिगरेट निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? मैं कहता हूँ नहीं। अरे तो तुम सिगरेट नहीं पीते? ठीक है। फिर वो झिझकते हैं और मेरे सामने सिगरेट पिए या ना पिए, और मैं कहता हूं तुम सिगरेट पियो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम सिगरेट नहीं पीते और
शराब भी नहीं? नहीं, इस तरफ कभी मेरा ध्यान नहीं गया। ओहो, तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है? वो फिर हंसते हैं। जरा उनके नजरिए को देखिए। लोग मानते हैं कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया है।